नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। इसका हम पाठ परिचय देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पाठ परिचय नहीं देखते हैं, सीधे प्रश्नावली पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आप जा सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तब आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो आप देख लेंगे तो और आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पाठ परिचय देखोगे, उसके बाद प्रश्नावली पर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक संख्याएं आपका पहला चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्याएं। अब देखो, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सॉरी, संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। ठीक है, तो वास्तविक में वे सभी संख्याएं आती है जो आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, आभास संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, सहआभास संख्याएं, वे बहुत सारी संख्याएं सभी आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, जो काल्पनिक संख्या है वो तो पढ़ना है नहीं, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ा होगा उसको मैंने लिख दिया है और यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमने लिखा है क्या कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या का प्रयोग किसी वस्तु ना, किसी व्यक्ति या कुछ भी है, आप उसकी गणना करने के लिए, किसी वस्तु की गणना करने के लिए हम प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करते हैं। बोलो, बात क्लियर है? देखो यहाँ, ठीक है, ऐसी संख्या है जिनका प्रयोग गिनती या गणना, गिनती या गणना, ठीक है, गणना का मतलब वही गिनती, ठीक है, गिनती गणना के लिए किया जाता है, तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। और प्राकृतिक संख्या में एक बात और आपको पता होना चाहिए कि इसमें शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात क्लियर? ठीक है, उदाहरण के लिए 1 2 5 3 6 9 ऐसे ऐसे आगे तक भी जा सकता है। ठीक है, आगे तक भी आपका जा सकता है। बात क्लियर है? यहाँ देखो, आगे देखो, आगे देखिए, क्या है आपका पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर क्या होगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या लिख लिया, कितना, मान लीजिए 1, ये 2 और ये 3, ऐसे आगे भी है। अब इसमें क्या करें हम, शून्य को शामिल कर दीजिए, मतलब यहाँ पे शून्य भी लिख देंगे, तो क्या हो गया, क्या हो गया, तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या मिल गया। ये 1 से क्या है, इधर प्राकृतिक है, और यहाँ पे शून्य को शामिल कर दिए, तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। बात क्लियर है? उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूँ, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बताते चलूंगा, क्योंकि आपका बेस अगर मजबूत है तो प्रश्नावली वैसे ही उड़ा दोगे। ठीक है, आगे देखिए, तो अब देखिए, अब देखिए क्या है अगला, अगला है भाइयों पूर्णांक। ठीक है, अगला क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर। अभी हमने पूर्ण संख्या देखा, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 प्राकृतिक है, इसमें शून्य को शामिल कर दिए तो क्या हो गया, आप कहेंगे ये तो पूर्ण हो गया। अब कह रहे हैं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर। शामिल का मतलब समझते हो, शामिल का मतलब जोड़ना नहीं होता है, शामिल का मतलब जोड़ना नहीं होता है, सम्मिलित करना, मिलाना होता है। ठीक है, मिलाना का मतलब देखो, जैसे कि प्राकृतिक में हमने जीरो को मिला दिया तो पूर्ण हो गया। अब पूर्ण में क्या करें हम, जैसे कि -1 कर दें, -1, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है, इधर क्या होगा, इधर ये इन्फानाइट तक जाएगा और इधर ये इन्फानाइट तक जाता है। बात क्लियर? ठीक है, क्लियर है, बता दो, क्लियर है ना, बोलो एक बार फिर देख लो। पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या ये रहा, ये क्या रहा, ये पूर्ण संख्या रहा, और यहाँ पे ऋणात्मक हमने शामिल कर दिया तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। आगे देखिए, अब देखिए आपका आ गया क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, इसको समझिए, कह रहा है कि एक से बड़ी वह संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, क्या होगा, अभाज्य संख्या कहलाएगी। एक से बड़ी कह रहा है, ठीक है, समझो यहाँ बात को कि एक से बड़ी, देखो एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, विभाजित का मतलब कि कटे, तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं ले लिया, मान लो हमने ले लिया 1, ठीक है,
2, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया, दिख रहा होगा। तो पहले कह रहा है कि क्या कह रहा है सर, एक से बड़ी कह रहा है, तो आप एक को तो नहीं लेंगे पहली बात। तो एक अभाज्य संख्या है, तो कहोगे एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं बहुत सारे बच्चे कि एक अभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब 2 के देखो, 2 क्या है, 2 देखो केवल 1 से कटेगा और 2 स्वयं से कटेगा। इनके 2 ही फैक्टर हुए, 1 और स्वयं 2 खुद। ये 2 क्या है, ये तो स्वयं है ना जी, स्वयं से कटा है ना, खुद से कटा है। 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से कटेगा मेरे भाई, तो कहोगे नहीं। तो आप कहेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। 3 को चेक करो, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किस से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। तो 3 क्या है, ये 3 तो स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य हो गया। अब 4 की बात करो, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 स्वयं से कटेगा। तो 4 क्या अभाज्य हुआ, तो आप कहेंगे नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि परिभाषा कहता है कि एक और स्वयं से कटना चाहिए, तो एक और स्वयं से जो कटेगा वही अभाज्य होगा। तो 1 से तो कट रहा है और स्वयं 4 से कट रहा है, लेकिन इसमें 2 भी तो आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 भी तो आ जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 है क्या, 4 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 दिख रहा होगा यहाँ पे, 5 दिख रहा है ना, हाँ 5 क्या है, आप देखिए 5 जो है, 5 को आप देखेंगे तो 5 1 से कटेगा और 5 स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये हो गए क्या, अभाज्य संख्या है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर आप बता दीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आप इधर आइए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहोगे 2 से स्टार्ट हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 क्या है, पहली अभाज्य संख्या है, पहली मतलब छोटी होगी। बोलो जी, आप कहेंगे यस सर, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब छोटे के साथ साथ और क्या है इसके बारे में, 2 के बारे में जानिए, बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो 2 जो है आपका, ये आपका सम संख्या भी तो है, सम भी तो है, बताओ, सम है और अभाज्य भी तो है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे 2 है। क्या बताएंगे, तुरंत आप कहेंगे कि सर 2 है। ठीक है, अब 2 एक इकलौती ऐसा संख्या है, ये ऐसा अंक है ये, जो कि एकमात्र सम संख्या है और अभाज्य भी है। और बाकी जितने अभाज्य को आप देखेंगे ना, आप बाकी जितने अभाज्य को देखेंगे वे क्या होंगे, विषम होंगे, सम नहीं होगा। तो 2 एकमात्र इकलौता ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य भी है। तो आप ये कहेंगे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 3। क्या कहेंगे, 3। तो देखो अभाज्य संख्या के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी दे दी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अगली संख्या। चलिए, अब क्या है आपका अगला सहअभाज्य संख्या है। आपने पढ़ा होगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। अगर आपने अभाज्य जान लिया तो सहअभाज्य आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, सहअभाज्य के लिए कहता है कि ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मसर एचसीएफ कितना हो, 1 हो। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका एचसीएफ मतलब मसर 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्या है, मतलब ये संख्या क्या होंगी, जोड़ी में होंगी। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 का हम क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 का फैक्टर 2 और 3 का कर रहे हैं भागफल से, तो 2 1 कम 2 बच्चा हमारा 1, यहाँ से जाएगा कि 2 और 2 यहाँ पे 2 कट गया, तो 1 से कटा, क्या मिला एचसीएफ। आप कहेंगे एचसीएफ सर 1 मिला है। ठीक है, ऐसी कुछ और भी संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 15 और 4 ले लिया। तो अगर हम 15 को फैक्टर करते हैं तो कहेंगे 3 गुना 5 मिलेगा। 4 को फैक्टर करते हो तो 2 गुना 2 मिलेगा। कुछ मिल रहा है, आप कहेंगे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ गुना 1 यहाँ गुना 1 मिल रहा है। एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। एचसीएफ तो निकालने आता है ना बाबू, आता ही होगा आपको। ठीक है, नहीं आता तो सीख लो। ठीक है, चलो ये आपका क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं मतलब 2 या 2 से अधिक, यहाँ 2 लिए ना,
जैसे कि डॉट होता 15 और 4 था, तो एक और हो सकता है, मान लो यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। तो इनका क्या होगा एचसीएफ, इनका एचसीएफ जो है 1 आएगा, ठीक है। क्या होगा, 1 आएगा। और एक बात और एचसीएफ के लिए नोट करके लिख लेना कि दो लगातार संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप कहोगे लगातार मतलब सर जी, तो हम कहेंगे लगातार का मतलब है जैसे कि जैसे कि आपको दे दिया गया, ठीक है, 99 और 100 दे दिया गया, तो 99 के बाद 100 आते हैं, लगातार है। अगर आप इनका एचसीएफ करेंगे, ठीक है, मतलब कि 99 यहाँ पे 100, ठीक है, एक बार में जाएगा 99, बचेगा हमारा 1, इधर होगा 99, ठीक है, ये 99 बार कट जाएगा, डायरेक्ट काटेंगे 99 बार कट जाएगा, मतलब 1 आया एचसीएफ, ठीक है। तो कोई भी लगातार संख्याएं हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कभी कभी आपको बड़ी बड़ी संख्या दे देगा, ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया आपको 2620 और 2621 का एचसीएफ बताओ। 2 संख्याएं दे दिया आपको, ठीक है, 2 संख्याएं दे दिया और बोला कि एचसीएफ बताइए। तो आपको घबराना नहीं है, आप ये देखो कि क्या है, 20 के बाद 21 आ रहा है, ठीक है, 2621। तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ क्या होगा, ये लगातार संख्याएं हैं, तो आप कहोगे कि इनका जो एचसीएफ है क्या होगा, 1 आएगा। आगे देखिए, चलिए अब हम देखेंगे क्या, परिमित संख्या, ठीक है। परिमित संख्या क्या होती है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में हम लिख सकें, उसे कहेंगे परिमित संख्या। इसमें एक कंडीशन होता है कि q मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी संख्या है जो p बटा q मतलब कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर के रूप में लिख सके, जहां हर क्या 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखो, 1 के बटा 2 हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को हो जाता है, क्या जीरो क्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि नहीं है। तो उनके लिए देखिए, यहाँ पे 0 के बटा 1 ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे बोला गया है क्यों, मतलब हर नहीं होना चाहिए बराबर किसके, 0 के। अंश की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, अंश की बात नहीं कर रहा है, अंश हमारा 0 है, हर तो 1 है, ठीक है। तो 0 बटा 1 ये परिमेय संख्या होगा, 2 भी परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। 16 बटा 5 ये भी आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे हमने लिख दिया 1 के बटा 0 या 2 के बटा 0 लिख दिया, या 3 के बटा 0, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या है, ये आपका अपरिमेय है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय है, इसे आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हर क्या है, हर आपका 0 हो गया, हर देखो सब में 0 है, इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। बाकी आपने देख लिया। आगे देखिए, चलिए अब आपका है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय आपने समझ लिया, तो अपरिमेय आपका और समझने के लिए और आसान हो सकता है। जैसे देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसको हम p बटा q मतलब अंश और हर के रूप में ना लिख सके, ठीक है, जिसको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे पाई, बहुत सारे बच्चे पाई जो है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है, पाई के लिए विशेष ये जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जितने भी मान है, पाई के जितने भी मान है वे क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 22 बटा 7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय। देखो समझो, यहाँ पाई की बात करेगा तो पाई को कह सकते हो क्या, कि अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। लेकिन पाई का जो मान होता है, मान क्या होता है, कहोगे 22 बटा 7, ये क्या है, ये परिमेय है। तो कहोगे ये जो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि पाई को अगर अपरिमेय मान रहे हैं, तो पाई का जो मान 22 बटे 7 तो इसको परिमेय क्यों मान रहे हैं। देखो पाई का जो 22 बटे 7 है, ये एक्चुअल मान नहीं है, ठीक है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, मान लिया गया है, समथिंग कुछ मान लिया गया है। सवाल को हल करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने के लिए लगभग मान इसका मान लिया गया है। लगभग मानेंगे तो 22 के बटा 7 को परिमेय माना जाएगा, ठीक है।
वैसे पाई का जो मान है वो अपरिमेय होता है, लेकिन जो 22/7 है, पाई का जो मान एक्चुअल होता है वो चलता ही रहता है, कटता ही नहीं है, ठीक है, तो वो अपरिमेय है। तो यहाँ जो मान रहे हो 22/7, समझ रहे हैं यहाँ पे पाई का जो मान माना गया है 22/7 3.4, ये क्या है, ये आपका माना गया है, तो माना गया है इसलिए परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं के बारे में जानकारी लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बाद आप लोग प्रश्नावली पे जाएंगे, ठीक है। ये जो सेशन है आपका बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यूट्यूब पे मैं कक्षा 10वीं का गणित, ठीक है, विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक है, और भी जितने सारे सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे करवा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई एकाध संख्या छूट गई हो या आपको लग रहा होगा सर ये संख्या आपने नहीं बताया, तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्रश्नावली में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।